everyone, in this video we are going to discuss about the class 7 chapter number 10 of your science textbook, that is electric current and its effect. तो इस चैप्टर को का हम फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है आप सारा लेके बैठना। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सेटअप दे रखा है। ये सेटअप किस चीज़ का है? ये एक सेटअप है चेक करने के लिए कि हाउ स्टडी इज़ योर हैंड, कि आपका हैंड। हमने ये गेम था, अगर आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा किसमें, क्लास 6 में, तो उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कि जो भी अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कर रखा है। वैसे तो अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर टेबल 10.1 में अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं आपको, और उनके बारे में दे रखा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ का सिंबल होता है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, उसमें क्या होता है, एक लॉन्गर लाइन होती है, एक शॉर्ट लाइन होती है। ठीक है, और वो क्या होती हैं, थिक होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो शॉर्टर लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को। अभी हम डायग्राम देखेंगे। ऑन और ऑफ पोजीशन के बारे में देखना है, वायर्स के बारे में देखना है। ठीक है, उसके अलावा बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब रिकनेक्ट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है डायग्राम्स, जिसमें क्या दे रखा है, देखो सिंबल्स दे रखे हैं अलग अलग। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। नॉर्मल सेल होता है जो, उसका सिंबल देखो कैसा है। अभी हमने ऊपर पे पढ़ा था एक लॉन्गर लाइन, तो लॉन्गर लाइन मतलब पॉजिटिव, और शॉर्टर लाइन जो छोटी लाइन है वो क्या है, नेगेटिव। तो ये वाला जो सिंबल है ये आपको दिख रहा होगा। तो जो लॉन्गर वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव है, और जो शॉर्टर लाइन है वो क्या है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का कैसा सिंबल है देख सकते हो आप। फिर ऑन पोजीशन का सिंबल दे रखा है, ऑफ पोजीशन का। जब क्या होंगे, दो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होंगे तो वो ऑन पोजीशन है। जब दो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो वो आपकी ऑफ पोजीशन है। ठीक है, अब बैटरी। बैटरी कब होती है? जब बहुत सारी सेल्स साथ में मिलेंगी तो वो क्या बनाती है, वो बैटरी बनाती है। ठीक है, फिर है वायर। तो वायर क्या है, आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वायर होती है। ठीक है, सिंबल्स आपको कैसे लर्न होंगे, आपको बार बार लिख के उनको ड्रॉ करना है, तो आपको ये सिंबल्स आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है अलग अलग डिवाइसेस में बैटरीज का यूज़ होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स में, टॉर्चेस में, टीवी रिमोट्स में, कंट्रोल यूजेस में, और यूज़ बैटरीज में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कि मैंने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर रखा है, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो, या आप भी हाईलाइट कर सकते हो। आप अपनी बुक में पेंसिल से उनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि कैसे यहाँ पर क्या बना रखी है, बैटरी दे रखी है। बैटरी कैसे, आपको 2 सेल्स की बैटरी भी हो सकती है और बैटरी 4 सेल्स की भी हो सकती है। बैटरी यहाँ देखो एक वुडन ब्लॉक दे रखा है ना। ठीक है, फिगर 10.4 में एक वुडन ब्लॉक दिया है, 2 आयरन की स्ट्रिप्स दी हैं, रबर बैंड दिया है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी क्या होता है कि जब सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, उसको हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के। ठीक है, और इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, सो ये आपका बैटरी। ठीक है, अब देखो ये कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को पॉजिटिव, फिगर 10.3 में। ठीक है, कनेक्शन कर रखा है बैटरी का। अब देखो एक सेल होल्डर का डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, 2 वुडन की स्ट्रिप्स, आपको एक वुडन आपको प्लैंक टाइप का लेना है, या आप देख सकते हो एक वुडन पीस है, उस पर आपको क्या लगानी है, 2 आयरन की स्ट्रिप्स लगानी है। ठीक है, उसके अलावा वायर चाहिए आपको, रबर बैंड चाहिए। ठीक है, और सेल्स चाहिए। तो इससे हम क्या बनाएंगे, एक सेल होल्डर बनाएंगे।
ये एक और सेल होल्डर है, जैसे आपने जो क्लॉक्स होती हैं उन सब में देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके का क्या होता है, सेल होल्डर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए सेल होल्डर बनाने के लिए, हमने अभी ऊपर पे पढ़ा था क्या क्या चाहिए। वुडन ब्लॉक चाहिए, 2 आयरन की स्ट्रिप्स चाहिए, रबर बैंड चाहिए, और क्या चाहिए, रबर बैंड क्यों चाहिए, ताकि वो मेटल्स को होल्ड करके रखे टाइटली। अब आपको क्या करना है, हम सेल होल्डर्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम सेल्स को प्रॉपरली क्या कर सकें, हम उनको एक जगह पर होल्ड करके रख सकें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, उसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के। अब हम कनेक्ट करते हैं एक पीस ऑफ वायर को, ठीक है, एक पीस ऑफ वायर को एक दूसरे से, ठीक है, कहाँ से, मेटल स्ट्रिप्स पे, किसके, सेल होल्डर की, जैसे आपको दिखा रखा है डायग्राम में। अब एक देखो, एक एक्टिविटी है जो है आपकी एक्टिविटी 10.1। तो 10.1 में क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, जैसे कि आपको फिगर 10.7 में शो हो रहा है, ठीक है। 10.7 में जैसा फिगर शो हो रहा है तो ऐसा आपको बनाना है। और अब क्या करना है, ऐसा ही सर्किट हमने क्लास 6 में भी बनाया था, ठीक है, ताकि हम एक बल्ब को ग्लो करा सकें। अब आप उन्हें क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, जैसे स्विच ऑन होगा, जैसे ऑफ होगा तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉपी करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉपी करने के बाद क्या करना है, अपनी नोटबुक में कॉपी किया, आपको क्या करना है, एक डायग्राम भी बनाना है सर्किट का, ठीक है, सिंबल्स का यूज़ करके अलग अलग कंपोनेंट्स के। अब आपको क्या देखना है कि पहले तो यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं 10.8 और आपका फिगर 10.8, 10.9, इनको भी देखना है, फिर चेक करना है कि इनमें क्या चीज़ें अलग हैं, क्या चीज़ें सेम है। जो बल्ब है वो ग्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो जो बल्ब ग्लो कब करेगा, जब स्विच ऑन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है 10.7, 10.8 और 10.9। तो देखो फिगर 10.9 में आप देखोगे बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है। और आपका फिगर 10.8 में क्या हो रहा है, अगर ग्लो करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि स्विच ऑन है और फिगर जो डायग्राम है या जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, ठीक है। आपको नोटिस करना है जो की होती है या जो स्विच होता है उसको हम कहीं भी सर्किट में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो स्विच ऑन होता है, जब जो स्विच जब ऑन पोजीशन में होता है तो सर्किट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती है उससे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक कनेक्ट होता है, ठीक है, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन द बल्ब, जब हम इन बल्ब देखेंगे तो क्या होता है, एक पतली सी वायर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। इस फिलामेंट में क्या होता है, देखो एक पतली सी वायर होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, जो कि ग्लो करता है। कब ग्लो करता है वो ग्लो करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। और जो बल्ब जब फ्यूज़ हो जाता है, जो ये फिलामेंट होता है वही टूट जाती है। आपने देखना कभी फ्यूज्ड बल्ब अगर आपके घर में हो कभी, या कभी बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो आप चेक कर सकते हो कि आप देखोगे जो बल्ब होता है फिलामेंट वाले, तो वो फिलामेंट टूटी हुई रहती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो कि कनेक्ट होता है मेन स्विच से, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, और आपका हाथ जल सकता है, तो उसे डायरेक्टली टच नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे पढ़ेंगे, एक्टिविटी 10.2 है। तो सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और एक कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, जैसा फिगर 10.9 में दे रखा है, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो सिर्फ सेल का यूज़ करके। आप क्या करना है, आपको एक्टिविटी 10.2 में आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, और आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, जैसे 10.9 में हमने ऊपर देखा था, ठीक है। स्विच को ऑफ रखना है। अब क्या करना है, देखना है क्या जो बल्ब है वो ग्लो किया, ठीक है।
अब टच करना है बल्ब को, तो आप देखोगे बल्ब ठंडा होगा। फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करना है, फिर से उसको टच करोगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी 10.3। इसमें आपको क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर की लंबी सी वायर लेनी है। ठीक है, लॉन्ग पीस निक्रोम वायर लेनी है। उसको किसके बीच में बांध देना है, नेल्स यानी कि कीलों के बीच में बांध देना है। कील होती है ना, और फिर क्या करना है, टच करना है उस वायर को। ठीक है, पहले एक बार ऑफ करके, सर्किट ऑफ करके, फिर ऑन करके। अब जब आप चेक करोगे, अब आप जब टच करोगे ना, ये ध्यान रखना, जब स्विच ऑन है तो उसको टच करोगे तो आपको देर तक नहीं उसको टच करके रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वायर गर्म होती है, तो आपको क्या, आपका हाथ जल सकता है ना, ज़्यादा देर तक उसे टच नहीं करना है, हल्का से टच करके देखना है, तो आपका क्या होगा, वायर गर्म होती है। वायर गर्म क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब भी वो किसी कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो वो क्या करता है, आपका वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, वो गर्म होने लग जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे हम रूम्स में क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं, या रूम हीटर्स होते हैं जो आपके, या एक हीटर होता है जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब में भी क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें एक कॉइल होती है वायर की कॉइल ऑफ वायर होती है, और ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है इसी को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट भी बोलते हैं। अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो एलिमेंट होता है ये हीटर्स में होता है, हॉट प्लेट में होता है, आयरन में होता है, गीज़र में होता है, इलेक्ट्रिक केटल्स में होता है, हेयर ड्रायर्स में होता है, इन सब में क्या होता है, यही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलामेंट का एग्जांपल दे रही थी मैं, तो यहाँ पे आप फिलामेंट देख सकते हो। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो एलिमेंट गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, वो रेड हॉट हो जाता है, और वो क्या देता है, हीट देता है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर पे, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, और थिकनेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वो क्या होता है, वो ऑफनली यूज़ किया जाता है लाइटनिंग के लिए, बट ये क्या होता है, ये हीट भी देते हैं। ठीक है, जो हम आजकल क्या यूज़ होते हैं, CFLs यूज़ होते हैं, LEDs बल्ब यूज़ होते हैं। तो जो CFL होते हैं ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ये फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होती हैं। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स होते हैं। ठीक है, CFLs की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होता है, मतलब कम बिजली में ज़्यादा आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, लाइटनिंग सोर्स की तरफ एक यूज़ हम इसको करते हैं। तो जो LED होती हैं, अब लेस एनर्जी को या लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, अगर आप किससे कंपेयर करो, इनकैंडेसेंट बल्ब से या फ्लोरोसेंट ट्यूब से या CFL से, अगर आप इसको कंपेयर करते हो। ठीक है, तो अब देखो LEDs ज़्यादा, अब क्या हुआ, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे आपके इनकैंडेसेंट बल्ब्स, अब क्या यूज़ हो रहे हैं, अब यूज़ हो रहे हैं, फिर CFLs आए, फिर LEDs आए। तो क्या हुआ कि आपने देखना है कि जो भी ये चीज़ें होती हैं इन सब पे ISI मार्क होता है। ISI मार्क मतलब क्या होता है कि एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कि न्यू दिल्ली में है, वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड मार्क देता है प्रोडक्ट्स में, जिसको हम ISI मार्क बोलते हैं, जिससे हम क्या कंफर्म करते हैं, ये अश्योरेंस है एक कंफर्मिटी का, कि जो भी प्रोडक्ट्स में लिखा है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, CFLs होती हैं, इनमें क्या होता है, इनको क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि इनमें वेपर, मरकरी के वेपर होते हैं जो कि टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये जो डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, CFLs होती हैं, इनको सेफली डिस्पोज करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो फ्यूज़ेस के बारे में। यहाँ पे फ्यूज़ दे रखा है जो बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, अगर किसी वायर से ज़्यादा करंट पास हो जाए तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा कि वो गर्म होके फिर वो मेल्ट होके टूट जाएगा। ठीक है, पर ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको एक एक्टिविटी दे रखी है 10.4, इसमें क्या करना है आपको,
अब जो हमने सेल लगाया था ना एक्टिविटी 10.3 में, उसमें क्या करना है, बैटरी, उस बैटरी को हटा, मतलब सेल को, एक सिंगल सेल को हटा के 4 सेल्स को आपको लगाना है, यानी कि 4 सेल्स लगाओगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी, है ना। और निक्रोम वायर की जगह पे आपको क्या यूज़ करनी है, एक पतली सी स्ट्रैंड स्टील वुल की। जो स्टील वुल है इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, बर्तन वगैरह धोने के लिए, ठीक है, जो ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है, जूना बोलते हैं ना, तो वही, ठीक है। अब जो वायर्स होती हैं वो कुछ स्पेशल मटेरियल की बनी होती हैं, जो कि वो क्या करते हैं, जल्दी से क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं और टूट जाती हैं, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को उससे पास करेंगे। तो ये जो वायर्स होती हैं ये किसके लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने के लिए, ठीक है। सारे के सारी बिल्डिंग्स में फ्यूजेस को इंसर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। बाय एक्सीडेंट अगर करंट क्या एक्सीड करता है या बढ़ जाता है अपनी लिमिट से, तो जो ये वायर्स होती हैं मेल्ट करती हैं और सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में नुकसान नहीं होगा, जो भी अप्लाइंसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे या पावर सप्लाई ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ओवर हीट भी हो सकती है, अगर ओवर हीट हो जाएगी तो, आग भी लग सकती है ना। तो अगर प्रॉपर फ्यूज़ है सर्किट में तो ये क्या हो जाएगा, और ये टूट जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सर्किट टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई डैमेज नहीं होगा। तो फ्यूज़ को क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ अ फ्यूज़, तो फ्यूज़ क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है, जो कि क्या करता है आपका, क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज को, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हो सकता है, और पॉसिबल फायर्स को भी प्रिवेंट करता है। अब देखो एक यहाँ पे एमसीबी दिख रहा है आपको, बोलते हैं ना एमसीबी डाउन कर दो। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी क्या होता है, ये फ्यूजेस की तरह, फ्यूजेस की जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं जैसी करंट बढ़ जाता है सेफ लिमिट से, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि आपको क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड की ट्रे लेनी है, एक मैच बॉक्स के, ठीक है। फिर क्या करना है, रैप करना है एक इलेक्ट्रिक वायर को एक कार्डबोर्ड ट्रे के आसपास। अब क्या करना है, एक छोटा सा कंपास नीडल लेनी है, ठीक है, उसको वहाँ पे प्लेस करना है। अब क्या करना है, कनेक्ट करना है जो फ्री एंड्स होते हैं वायर्स के, उसको इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 10.17 में दे रखा है, जैसे यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार मैग्नेट लाना है कंपास नीडल के आसपास, देखना है कि क्या होता है, ठीक है। वायर जो नीडल है वो डिप्लेट, मतलब वो अपनी जगह से हटती है या नहीं हटती है, कि क्या उसमें क्या शो हो रहा है, क्या फिनोमिना हमने देखना है वहाँ पे। अब क्या करना है, स्विच को ऑन करना है, ठीक है। स्विच को ऑन करने के बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, जो निडल ऑफ द कंपास होती है वो क्या होती है, छोटा सा मैग्नेट होती है जो पॉइंट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब क्या करना है, जैसे हम मैग्नेट उसके क्लोज लाएंगे, जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी तो क्या होगा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, ठीक है। वो AD 1777 टू 1851, ठीक है। अब देखो ये क्या थे, कि एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, ठीक है। और ये क्या है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस डिफ्लेक्शन को महसूस किया था, कि जितने टाइम हम करंट को पास कर रहे थे किसी भी वायर में, तो वो क्या कर रहा था, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया वो हम देखेंगे। आपको क्या लेना है, लगभग 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर का, ठीक है, और लॉन्ग आयरन नेल लेना है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का लंबा पीस ऑफ इंसुलेटेड आपको फ्लेक्सिबल वायर लेना है, और एक क्या लेना है, कील लेनी है, ठीक है, लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी। आपको क्या करना है, अब जो वायर है उसको इधर उधर बांधना है, किसके, आपकी जो कील है, ठीक है, कॉइल की फॉर्म में, और क्या करना है, कनेक्ट कर देना है जो फ्री एंड्स होते हैं वायर के टर्मिनल से किसके,
सेल के टर्मिनल से स्विच के थ्रू। एक आप फिगर 10.19 में देख सकते हो। आप स्विच ऑफ करना है पहले करंट को, फिर क्या करना है आपको देखना है कि जो कॉइल होती है ये जो एक्टिविटी में है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, मैग्नेट की तरह। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा, पहले ऑफ था ना, फिर जैसे ही उसको ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा वो किसकी तरह, मैग्नेट की तरह। और जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्विच ऑफ करेंगे तो जो कॉइल है वो फिर अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगी, मतलब फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी। तो ऐसी कॉइल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं हम अलग अलग मैग्नेटिक मटीरियल को बनाने में, ठीक है, जंक से। और डॉक्टर्स किस किस का यूज़ कर, मतलब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ करते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल को अलग करने के लिए जंक से, ठीक है। और डॉक्टर्स छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो छोटे छोटे पीसेज हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल के, जो एक्सीडेंटली गिर गए हैं आइज़ में, ठीक है, उसको निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब है इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, देखो पहले तो आप डायग्राम देख लो, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एक कॉइल होती है। किसकी कॉइल होती है, वायर की कॉइल होती है, जो किसके इधर उधर घूमी हुई होती है, एक आयरन के पीस के, ठीक है। उसके बाद जो कॉइल है वो किसकी तरह काम करती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। एक आयरन की जो स्ट्रिप होती है जिसमें एक हैमर लगा हुआ होता है, देखो आप डायग्राम में देख सकते हो। और अब जो वो कहाँ पे लगा होता है, एक एंड में, जो कि किसके क्लोज होता है, बेल के क्लोज होता है, ठीक है, बेल के क्लोज होता है, ठीक है। फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी क्लोज होता है। तो एक कांटेक्ट होता है स्क्रू में, और जो कि आयरन स्ट्रिप के पास होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जो आयरन स्ट्रिप है वो कांटेक्ट में आती है स्क्रू के, तो जो करंट होता है वो फ्लो करता है कॉइल से, ठीक है। कॉइल से जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, आयरन स्ट्रिप को खींचता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हैमर लगा हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रिप पे, वो किस पे जाता है, बेल की तरफ जाता है, और वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो पुल करता है, मतलब खींचता है आयरन स्ट्रिप को। जैसे ही खींचता है तो क्या हो जाता है, वो सर्किट फिर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा तो करंट हो जाता है, वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करना बंद होगा तो जो कॉइल है वो अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, और ना ही वो अट्रैक्ट करेगी आयरन की स्ट्रिप्स को। तो जो आयरन स्ट्रिप्स हैं वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, मतलब जैसे वो पहले थी, और क्या करती हैं, और टच करती हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू को फिर से। अब जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर करंट फ्लो करेगा कॉइल में, और जो हैमर है वो स्ट्राइक करेगा, फिर वो बजेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिपीटेडली चलती जाती है, ठीक है। तो ये कब होगा ये प्रोसेस, जैसे जैसे सर्किट कंप्लीट होगा और बेल रिंग करती है। सो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7th, चैप्टर नंबर 10। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।